टॉपिक स्टार्ट कर देते तो बच्चे थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेकिन बच्चों को पता था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। अच्छा बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। राज मोनिका ए बोले पूरे वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून प्रवेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चे इसका सही आंसर लगा रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है। और जिन बच्चों के आंसर सही नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों के आंसर सही नहीं है वो भी घबराए नहीं। आज का चैप्टर करने के बाद आप लोगों को वेव और साउंड चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी। ठीक है, तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए, फुल जोश के साथ तैयार हैं? वेव एंड साउंड का चैप्टर करेंगे, ठीक है। आंसर तो मैं कराऊंगा अनुभव, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही दिया है क्लास के एंड में। अरे कितना जल्दी आंसर के लिए परेशान हो गए आप लोग। अभी तो शुरुआत है, क्लास के एंड में आंसर बताए जाते हैं और मैं नहीं बताऊंगा। ये पॉजिटिव पॉइंट तो ये कि आप खुद इसका आंसर बताएंगे आज की क्लास के बाद। वेव और साउंड के चैप्टर के लिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना है। और मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं सभी बच्चों को, और कई बार बोल चुका हूं, स्टूडेंट आपको पढ़ते हुए लाइव क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं। जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी तब आपको लाइव क्लास के नोट्स बनाने हैं। लाइव क्लास के नोट्स क्लास फिनिश के बाद डाउनलोड करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय देखो, राष्ट्रीय ऐसे ही करते हैं। आप लोगों को भी राष्ट्रीय से तो सीख लेनी चाहिए। नहीं भाई, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू कर देते हैं। नहीं, चलती हुई क्लास में कोई नहीं बनाएगा। हाँ, चलती हुई क्लास में नोट्स कोई नहीं बनाएगा, बना भी नहीं पाओगे, दिस इज अनफेयर, ठीक है। चलिए तो आज हम यहाँ पर आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तरंग क्या होती है? तरंग एक तरीके का विक्षोभ होती है, यानी अगर मैं बोलूं तो डिस्टर्बेंस होती है। जैसे अभी मैं यहाँ पर चिल्लाता हूँ बहुत तेजी से या सीटी बजाता हूँ, तो क्या होगा? जैसे मैं चिल्लाऊंगा या सीटी बजाऊंगा तो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। ऐसे डिस्टर्बेंस ऐसे झुन 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 ऐसे शुरू हो जाएगी। और वो क्या करेंगे? वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं वेव्स की बात करूं तो वेव्स का क्या काम है? वेव्स का काम बस इतना ही है। वेव्स जिनको हम हिंदी में तरंग कहते हैं, बस इनका छोटा सा काम है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी को ले जाएंगे। अब वो एनर्जी बहुत तरीकों से हो सकती है, ठीक है, और विक्षोभ उत्पन्न होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर तरंगे दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल जिनको हिंदी में यांत्रिक बोलते हैं सर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनको हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। अब बात ये आती है कि तरंगे अगर दो प्रकार की है तो सर इनमें कुछ फर्क होगा। बिल्कुल इनमें फर्क होता है। देखिए जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, ठीक है, अच्छा जिसकी भी पहली क्लास है उसको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। और एक बात बताऊं, जितना भी मैं वर्बली बोलता हूं ये सारा नोट्स में लिखा हुआ होता है, तो आपको बस इस क्लास में बैठकर समझना है। राज मोनिका जी कह रहे हैं हाउ कैन आई रेटेड यू, मतलब मैं समझा नहीं क्यों रेट। अभी अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, पढ़ते रहिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, वैसे राइट वर्ड जो होगा ना नितेश दोस्त, वो विक्षोभ बोला जाता है, विकृति नहीं बोला जाएगा। हिंदी में राइट वर्ड जो होगा वो विक्षोभ होगा। हालांकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ विकृति, वो गलत है। डिस्टर्बेंस इज द राइट वर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, देखिए जिनको भी रेट करना है ना वो थोड़ी देर बाद खुद रेटिंग आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, आप पढ़ते रहो, ठीक है। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था वेव्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। अब क्यों दो तरीके की होती है? देखो कुछ वेव्स को चाहिए होता है माध्यम, और कुछ वेव्स को माध्यम मिले या ना मिले। जैसे मेरे जैसा इंसान खाने को मिले या ना मिले, जो मिलेगा मैं वो खा लूंगा। तो इस तरीके से तो मैकेनिकल वेव्स को आप मीडियम दें या ना दें ये चलेंगी। अब रही बात बच्चों के दिमाग में, जो नए स्टूडेंट उनके दिमाग में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं इनको हम लिखेंगे कब? आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी बातें यहाँ पर नोट डाउन है। आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा क्लास के बाद। इन नोट्स को डाउनलोड करने के क्लास फिनिश होने के बाद आधे घंटे बाद इस क्लास के नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं, अपडेट हो जाती है क्लास, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है। तो जैसा मैंने बोला कि मैकेनिकल वेव्स को माध्यम चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप माध्यम दें या ना दें ये चलेंगे। अब बात आती है सर ये माध्यम क्या होता है? मैं बताता हूं माध्यम क्या होता है। आप लोगों ने ठोस सुना है? ठोस जिसको हम सॉलिड कहते हैं, ये एक मीडियम होता है। आपने द्रव सुना है? द्रव जिसको हम लिक्विड कहते हैं, ये भी एक माध्यम होता है। आपने गैस सुना है? गैस भी एक माध्यम होता है। तो यहाँ पर तीनों माध्यम चाहिए होते हैं। फिलहाल मैंने मिटा देता हूँ क्योंकि वो नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें ठोस, सॉलिड, गैस और लिक्विड में ही चल सकती हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिव कहाँ चल सकती है भाई लोगों? ये सॉलिड में भी चल सकती है, ठोस में भी चल सकती है, ये लिक्विड में भी चल सकती है और ये गैस में भी चल सकती है। और साथ के साथ और जहां माध्यम नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? जहां माध्यम नहीं होता है उसे हम हिंदी में निर्वात कहते हैं और अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। तो ये वैक्यूम में भी चल सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर मैं यांत्रिक तरंगों के कुछ गुण की बात करूं, गुण मतलब प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो इनमें दो गुण होते हैं। एक होता है इनर्शिया का गुण और एक होता है इलास्टिसिटी का गुण। गुण मतलब जो कोई कार्य करने के काम आता है। जैसे मेरे अंदर गुण है, जैसे जूही के अंदर एक गुण है कि वो उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो गुण उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे धनंजय के अंदर एक गुण है कि उनकी शक्तिशाली बाजू है, मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो उनके भी गुण कहीं काम आएंगे। तो वैसे इन वेव्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं जो इनके लिए बेहतर बनाते हैं इन्हें। गुड आफ्टरनून चेतना जी। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया क्या करता है? जड़त्व के कारण ही माध्यम के कण गतिज ऊर्जा को संचित करते हैं। समझिएगा, जैसे मैं यहाँ से बहुत तेज से चिल्लाता हूँ, ओ करके चिल्लाता हूँ, तो क्या होगा? हवा में छोटे छोटे कण तैर रहे होंगे। अब वो कण क्या होंगे? जैसे मैं एक साउंड प्रोड्यूस करूंगा, डीजे बीजे टाइप का कुछ बजा दूंगा, तो ये कण कंपन करने लगेंगे ऐसे, झुन 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 कंपन करने। अब जैसे ये कंपन करेंगे इसका मतलब इमोशन में आ जाएंगे, बोले तो हिंदी में गति में आ जाएंगे। अब अगर ये गति में आ गए तो सीधी सी बात है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर भी तो होनी चाहिए, बताइए,
एनर्जी स्टोर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, तभी तो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और किसके कारण होती है? हिंदी मीडियम वाले जड़त्व बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इनर्शिया बोलेंगे। आप सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो मैंने यहाँ पर सब लगा रखे। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ, जैसे कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम में ई ऑप्शन भी आता है, तो दोस्तों ई ऑप्शन जो होता है वो नन ऑफ दीज होता है, तो वो मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, मतलब थोड़ा टाइपिंग का टाइम बढ़ जाता है इसलिए। और जिनके आंसर नन ऑफ दीज होते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ डालेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि सर आप 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्यों कराते हैं, हमारे एग्जाम में तो 5 आते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है बस, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, आपको फैक्ट से मतलब है, अगर आपको फैक्ट पता है ना तो फिर आपको नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? नहीं हर्षा, डेसिबल एक अलग चीज होती है। डेसिबल होता है शोर, जब ध्वनि की एनर्जी एक लिमिट के बाद ऊपर चली जाए तो वो शोर होता है, उसको डेसिबल में बताया जाता है, ठीक है? अभी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो आगे आगे ना भागे टॉपिक में, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी बाकी के स्टूडेंट्स को। मैं सारा कराऊंगा, डेसिबल, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, है ना, मैं एवरीथिंग सब कराऊंगा। और औरतों की आवाज इतनी मधुर क्यों होती है, पुरुषों की आवाज इतनी खराब क्यों होती है, फटी फटी सब कराऊंगा, सुनते रहिए बस, ठीक है? टेंशन मत लो। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा दे देगा केमिकल एनर्जी, फिर दे देगा पोटेंशियल एनर्जी, या फिर दे देगा मैकेनिकल एनर्जी, तो आप क्या लगा के आएंगे? आप लोग एग्जाम में लगा के आएंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। क्या कह रहे हो, बफरिंग हो रहा है? नहीं बफरिंग तो नहीं हो रहा, क्लास तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। राष्ट्रीय आप एक काम करिए, वाईफाई कनेक्शन लगाइए बढ़िया से अपने घर पे, ठीक? अब बात आती है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था क्या होती है? प्रत्यास्था के कारण भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है प्रत्यास्था के कारण। देखो जैसे ये कण है, अगर ये कण वाइब्रेट हो रहा है, अगर ये कण वाइब्रेट हो रहा है तो ये अपने बराबर वाले कण से भी तो टकराएगा। एक कण, ये कण इस कण से टकराकर इसको भी वाइब्रेट कर देगा, ये इससे टकरा के इसको वाइब्रेट कर देगा, ये इसको टकरा के इसको वाइब्रेट कर देगा, ये इसको टकरा के, तो हर एक कण अपने बराबर वाले कण को वाइब्रेट करके जो ये गति में ला देता है, उस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो अभी नए नए जुड़े हैं उनकी तो अभी नहीं कहते हैं क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो पहले से ही इस क्लास को देख रहे हैं उनको समझ में आया। और जो भी बच्चे हमारे साथ देर में जुड़ते हैं मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा टाइम के पंक्चुअल बनो, आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है सफलता के लिए। आप तो क्लास में आ जाया करो, आज तो मैंने बच्चों का 3 मिनट तक वेट किया था, क्लास का टाइम 2 बजे होता है, ठीक है? तो चलिए अब मैं आप लोगों को वेव्स पढ़ाना शुरू करता हूं। पहले मैं आपको सारी मैकेनिकल वेव पढ़ा देता हूं, जब आपकी सारी मैकेनिकल वेव्स खत्म हो जाएंगी, अच्छा एग्जाम है तब, ठीक ठीक कोई बात नहीं। अच्छा किसी को अगर कोई वैसा इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करो मेरे कहने का मतलब। और जब मैं आपको सारी मैकेनिकल वेव्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा, यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब मुझे ये बताइए मैकेनिकल वेव्स कितने तरीके की होती है? तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स 2 तरीके की होती है, अनुप्रस्थ जिसमें माध्यम के कण 90 डिग्री पर चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य जिसमें माध्यम के कण सेम दिशा में चलते हैं। क्या है मैं भी डिटेल में बताऊं, और अनुदैर्ध्य के अंदर ही साउंड आता है। तो हमारा साउंड क्या है? हमारा साउंड मैकेनिकल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ये है। हरी बात समझे? जैसे पूछा जाए कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो पहले आप जिला बताओगे, फिर मोहल्ला बताओगे, फिर अपने घर का एड्रेस बताओगे, तो उसी तरीके से मैकेनिकल के अंदर आता है लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आता है साउंड। तो अपन लोग साउंड भी पढ़ेंगे, लेकिन साउंड पढ़ने से पहले हम दो हाथ ट्रांसफर्स को समझ लेते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल को समझ लेते हैं, आखिर क्या फर्क है ना? उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप लोग जानते ही हैं कितने तरीके की होती हैं, जल्दी से बताइए। मैकेनिकल वेव 2 होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने तरीके की होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है वो ट्रांसवर्स के अंदर गामा होती हैं, एक्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, दृश्य प्रकाश होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रो होती हैं, और तो कितनी हुई टोटल? 7 हुई, देखो 7 हुई। तो अपन लोग आज यही पढ़ने वाले हैं, यानी पहले हम ये दोनों क्लियर करेंगे, यानी हम पहले मैकेनिकल की ये दोनों क्लियर करेंगे, फिर साउंड को क्लियर करेंगे, उसके बाद वो जो 7 ट्रांसवर्स माफ कीजिएगा, ये जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको क्लियर करेंगे। ये हमारे पढ़ने का आज का पूरा स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं? क्लियर? तो अभी जो मैंने आप लोगों को वर्बली बोला था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्या हिंदी में भी लिखा है और स्टूडेंट इंग्लिश में भी लिखा है, आप टेबल बना लीजिएगा। यांत्रिक तरंगों को माध्यम चाहिए, इनको माध्यम नहीं चाहिए, इनको माध्यम के लिए ठोस द्रव गैस चाहिए, इनको ठोस द्रव गैस के साथ साथ निर्वात में भी ये चल सकती है। इनकी आवर्ती कम तरंग दैर्ध्य उच्च होती है, लेकिन इनकी तरंग दैर्ध्य कम और आवर्ती उच्च होती है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इंग्लिश में, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है जिसने भी ये प्रिंट किया है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दीज वेव हैव हाई वेवलेंथ, ठीक है, हाई वेवलेंथ, एंड यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वाले ऐड कर देंगे लो फ्रीक्वेंसी। कर लोगे, कोई इशू तो नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक चलती रहती है, ह्यूमन एरर होती है ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो कर लीजिएगा, हिंदी में ऑलरेडी ठीक है। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, और मैंने आप लोगों को ये एक एग्जांपल बताया था कि भैया जो मैकेनिकल वेव होती है वो साउंड होती है, और साउंड कैसे चलता है? साउंड चलता है 332 मीटर प्रति सेकंड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जांपल मैंने आपको दृश्य प्रकाश बताया था। ये जो सूरज है, तो जो सूर्य होता है निर्वात में हमारे तक पहुंचता है तो किस स्पीड से आता है? तो ये मैंने आपको साउंड की स्पीड बता दी, ये मैंने आपको सनलाइट की स्पीड बता दी निर्वात में। आरी बात समझ? तो 5वें पॉइंट यही है। तो जितना भी मैंने आपको वर्बली बोला था वो मैंने यहाँ पर आपको सब समझा दिया, एग्जांपल्स बता दिए। जो साउंड होता है वो मैकेनिकल के अंदर आता है, भूकंप वाली जो वेव्स होती है वो भी मैकेनिकल्स के अंदर आती है, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है, अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है। ऑलरेडी एक्सप्लेन है, देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ये लाइट लिखा हुआ है, ये एक्सरे लिखा हुआ है, ये अल्ट्रावायलेट कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ अल्ट्रावायलेट ये लिखा हुआ है, तो सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको एनिमेशन से भी बता दिया और मैंने आप लोगों को एक पूरा टेबल बना के भी बता दिया है, ठीक है। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे। तो जब हमारा मैकेनिकल फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे। अब हमारा ये क्रम रहने वाला है, तो अब कमर कस लो और देखने के लिए तैयार हो जाओ।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांसवर्स, अच्छा ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं उनका सिंपल सा फंडा है, वो तरंग के संचरण होने पर जो माध्यम के कण होते हैं वो लंबवत जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? अभी समझ में आएगी। देखो दोस्तों, ये जो आपको ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है ये एक तरंग के बहने की दिशा है, यानी तरंग यहां से यहां तक बह के जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ माध्यम के कण ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये 90 है? ऐसे बताइए। 90 है, देखो ऊपर भी 90 है, नीचे भी 90 है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल्स तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और यही अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखो दोनों में फर्क है, परपेंडिकुलर हुआ तो ट्रांसवर्स और सेम डायरेक्शन हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल, बस इतना संतर है। याद करने में कुछ भी मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर गुण यदि माध्यम के कण गुण तरंग के संचरण की दिशा, अब देखो ये जो मैं आपको बार बार खींच रहा हूं ये तरंग के संचरण की दिशा है। ठीक है, और उसके क्या हो जाए? लंबवत गति करे। देखो लंबवत करने पहले यहाँ 90 पकड़ा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और ऐसे जा रहा है। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे विज्ञान की भाषा में ट्रांसवर्स वेव, यानी हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनमें एक नाम दिए गए। ये जो ऊपर की तरफ जो तरंग जाती है इसको क्रस्ट कहते हैं, यानी श्रृंग कहते हैं हिंदी में। और जब ये नीचे की तरफ जाती है तो उसको ट्रॉफ कहते हैं। टॉफ, टॉफ यानी गर्त बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? गर्त, गर्त इंग्लिश में टॉफ। जैसे इनफ की स्पेलिंग होती है वैसे इसकी स्पेलिंग होती है टॉफ। जीएच को क्या बोला था? टॉफ। तो ये हो गया हमारा, अब समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, जिस तरंग के अंदर शंख और गर्त होते हैं, इंग्लिश में बोले तो जिसके अंदर क्रेस्ट और ट्रॉफ होते हैं, उन तरंगों को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव देते हैं। आगे बात समझ। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो पॉइंट के लिए बच्चे, नो सचिन ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल बैच चलता है। दोस्त आपको क्या चाहिए, हिंदी की इंग्लिश? देखो बच्चों, मैं आप लोगों को कंटेंट दोनों लैंग्वेज में भी दे दूंगा और जो टेक्निकल टर्म है वो दोनों में बोल दूंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अब आप लोग बताइए, व्हाट इज द वेव लेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, यानी हिंदी बोले तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग की गति क्या होती है। क्या कभी आपने ये बातें सुनी है? ये जो चार शब्द मैंने बोले हैं, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या आपने कभी ये 4-5 शब्द सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, सभी ने सुने होंगे। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एम्पलीट्यूड समझाता हूं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, आप मुझे एक बात बताइए मन में थोड़ा सा, जैसे मैं यहां पर इसी में बोलता हूं, देखिए यही पर देखिए, दो वेव बनाता हूं। देखो अपने हाथों से बना रहा हूं ना तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी ना, तो उसके लिए सॉरी। तो ये जो मैंने एरो का निशान लगाया है ये तरंग के संचरण की दिशा है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये तरंग के संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा। अब मुझे बताना, ये देखो ये तरंग ऐसे चली है, ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ऊपर नीचे चलिए। ठीक है, और अब एक फिगर मैं और बनाता हूं, अपन लोग आप लोगों के लिए एक फिगर और बनाते हैं। तो ये भी तरंग के संचरण की दिशा है जिसमें मैंने एरो बनाया। अब समझिएगा, मैं आपको बताता हूं क्या है ये पूरा। तो स्टूडेंट्स, ये जितना ऊपर 90 पीक पकड़ता है ना, जितना मैक्सिमम, वही आपका आयाम कहलाता है। देखो अब बताइए, दोनों में से ऊपर वाले का आयाम ज्यादा होगा कि नीचे वाले का आयाम ज्यादा होगा? बताइए। तो जितना ये वेव ऊपर ऐसे जाएगा उतना ही, जितना 90 पर वो पीक पकड़ेगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। अब आई बात समझ में? और पता है ये जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी भी होगा। समझ में आ गया? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होता है। वो भी अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले बताओ कि ये एम्पलीट्यूड समझ में आया या नहीं आया? बात की बात बाद में करेंगे। तो कोई भी वेव, अब देखिए जैसे ये माध्यम, ये तरंग के बहने की एक दिशा है। अब तरंग जो है वो ऐसे, उसके कण जो है वो ऐसे जा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम जितना 90 पकड़ेंगे, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। देखो अब इसने इतना मैक्सिमम 90 पकड़ा, इसने इतना मैक्सिमम 90 पकड़ा, तो जितना 90 डिग्री पर वो ऊपर जा सकते हैं, जितना अधिकतम जा सकते हैं, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब जैसा कि आप लोग एम्पलीट्यूड समझ चुके हैं, तो अब मैं आप लोगों को एम्पलीट्यूड की परिभाषा दिखा देता हूं। ठीक है, मैं ये विश्वास रखता हूं कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझाई जाए, बशर्ते डेफिनेशंस, है ना। डेफिनेशंस तो किताबों में भरी पड़ी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, माध्यम के कण माध्य स्थिति से, आप देखो ये तरंग के संचरण की दिशा थी, तो ये वाली स्थिति माध्य हुई कि नहीं हुई? सोचो, इसके लिए ये मिड हुई कि नहीं हुई? रेड कलर की लाइन। तो अपने मिड पॉइंट से ये कितना मैक्सिमम ऊपर जा रही है, वो होता है आयाम। तो ये लिखा हुआ अधिकतम विस्थापन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब देखो कोई कण है, मान लो वो यहाँ है, तो क्या वो मैक्सिमम है? तरंग का कण यहाँ है तो क्या मैक्सिमम है? नो। तरंग का कण यहाँ है, क्या वो मैक्सिमम है? आप कहेंगे नो। लेकिन जैसी तरंग का कण यहाँ पर होगा वो मैक्सिमम होगा। तरंग का कण यहाँ होगा तो क्या आप उसे मैक्सिमम बोलेंगे? नो। यहाँ होगा किसी वेव का कण तो आप उसे मैक्सिमम बोलेंगे? नहीं। यहाँ नहीं। जैसे लेकिन जैसे वो 90 पर आएगा तो वो आप मैक्सिमम डिस्प्लेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इन शॉर्ट आप समझ लो कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है वही एम्पलीट्यूड होता है। और जब ये एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो शोर की कंडीशन में आ जाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले किस बच्चे ने बोला था, डेसिबल किसी बच्चे ने बोला था। ठीक है, तो वो भी अपन लोग जब साउंड पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब जैसा कि अच्छा नीतीश ने बोला था, अब आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? अब आप लोगों ने पढ़ लिया आयाम। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब समझिए टाइम पीरियड क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा चित्र बनाकर आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फिगर से आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एक तरंग के संचरण की दिशा दिखाता हूं आप लोगों को। एक रेड कलर का एरो बना रहा हूं, ये तरंग के संचरण की दिशा है। इंग्लिश में बोला जाए तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, और अब मैं इसमें एक वेव बनाता हूं। अरे भाई हो जा, क्यों नहीं हो रहा? देखो
तो मैं अपने हाथ से बना रहा हूं ना दोस्तों, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना तो नाराज मत होना। तो देखो एक बार इस तरंग ने 90 ये पकड़ा यहां, यानी ये जो मैक्सिमम ऊपर गई एम्पलीट्यूड गई, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग बोलेंगे क्षण यानी क्रेस्ट। आ रही बात समझ में? और एक बार ये नीचे गई जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी वाले गर्त बोलेंगे और हम बोलेंगे ड्रॉप। इतनी बात आई समझ में? क्लियर? गर्त बोलेंगे। ठीक, तो भाई आप एक काम करना, आप एक घड़ी लेना स्टॉप वॉच और उस घड़ी को ऐसे देखने लगना अपने हाथ में, और जैसे ही आपकी वेव एक क्षण पकड़े और एक गर्त पकड़े और जितना भी समय हो उसको आप क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। बात समझ में आई? और एक तरंग की ये यात्रा है कि नहीं, सोच के बताना प्रैक्टिकली। भाई तरंग का क्या काम है, एक यात्रा में ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, यही तो करेगी। तो एक बार ऊपर जाना यानी क्रस्ट और एक बार नीचे जाने में जो वो पूरा करती है, तो दोस्तों उसको एक साइकिल बोला जाता है। तो ये जो नीले रंग से आप लोगों को दिखा है, इस नीले कलर को साइकिल बोला जाता है, एक साइकिल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक दोलन, हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं जैसा आपको समझ में आए। तो एक दोलन में जितना भी समय लगता है वो होता है आवर्तकाल। इसको कोरिलेट करिए दूरी से। मैं आपसे कहता हूं आप अपने घर से निकलिए और चाट पकौड़ी का ठेला लगा है वहां तक पहुंच जाइए। तो आप अपने घर से निकलते हो चाट पकौड़ी के ठेले तक जाते हैं, तो आपको समय लगता है कि नहीं लगता? कुछ ना कुछ तो समय खर्च होगा घर से निकल के चाट वाले ठेले। तो सेम वही तरंग के साथ है, तरंग भी यही कर रही है, अपने घर से निकली और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची, एक साइकिल पूरा कर लिया उसने। तो एक साइकिल का जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टाइम पीरियड। तो यही लिखा है, तरंग की दिशा में माध्यम के कण एक कंपन को आवर्तकाल कहते हैं। हाँ, इसको आप दोलन भी कह सकते हो या हिंदी में आप इसको कंपन भी बोल सकते हो, ये बहुत सारे इनके नाम होते हैं, साइकिल, कंपन सब बोल सकते हो। तो एक तरीके से टाइम पीरियड टाइम होता है। आप लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में उसको समय बोलते हो, लेकिन तरंग की जिंदगी में उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी समझाता हूं। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अब अपन लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा अभी कि भाइयों अभी 2 बज रहे हैं, 2:10 है। मैं कहता हूं दोस्तों आप अपनी घड़ी में 2:10 टाइम देखो, और मैं आपको एक बोल रहा हूं 2:10 बाद, यानी आपको 1 सेकंड तक देखना है आपकी तरंग ने कितनी साइकिल पूरी की। तो जैसे ये तरंग है 1 2 3 ऐसे पूरी कर रही है, तो आई बात समझ? जैसे इसमें देखिए, इस वाले चित्र में देखिए ऐसे, अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड में ये गई है, तो आप मुझे बताइए कितने इसकी फ्रीक्वेंसी आई होगी। तो 1 सेकंड का टाइम है, तो देखो एक बार ऊपर गई एक साइकिल, फिर ऊपर के जाके नीचे आई दूसरी साइकिल, फिर ऊपर नीचे के ऊपर आई तीसरी साइकिल। तो आप कह दोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना? सिंपल है ना? देखो एक काम करो, मैं एक चित्र और लिखता हूं, सब छोड़ो, मैं एक फिगर और लिखता हूं और आप मुझे बताना इसकी साइकिल क्या है। और आपको 1 सेकंड में अपनी घड़ी चालू कर लो और आपको 1 सेकंड में जवाब देना है। किसमें जवाब देना है? 1 सेकंड में। अब हमने अपनी घड़ी ऑन करी टक, और अब शुरू हो गया और हमारी किरण गई ऐसे। बताना इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोच के बताना। देखो तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस सिंपल हो गया फ्रीक्वेंसी। आगे समझ में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपसे बोलता है कि 3 साइकिल 24 सेकंड में हुई, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो ये वाली एक साइकिल, फिर ये वाली दूसरी साइकिल और फिर ये वाली 3 साइकिल, तो इसमें कितना समय लगा? 24 सेकंड। तो 1 सेकंड में एक साइकिल कितने सेकंड में हुई? एक साइकिल बताइए कितने सेकंड में हुई, जल्दी से बताइए। तो अब मुझे बताइए जो 8 लिखा हुआ है ये टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी है। हाँ बिल्कुल सही बोला राजभूषण। तो जल्दी से मुझे सोच के बताइए, जल्दी से सोच के बताइए क्या दिमाग बोलता है। बिल्कुल भैया, अगर इसके पीछे सेकंड लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है ये टाइम पीरियड ही होगा, पहली बात तो कॉमन सेंस। अगर इसके पीछे फ्रीक्वेंसी लिखा होता है दोस्तों तो फिर हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज में मात्रक होता। तो एक साइकिल जितने भी समय में पूरी होती है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। ऐसे समझना, कभी कंफ्यूजन मत लाना। 1 सेकंड में गिनी गई साइकिल्स फ्रीक्वेंसी, और 1 साइकिल में जो समय आता है वो टाइम पीरियड होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर टाइम पीरियड इसका 8 सेकंड है, समझना, तो 24 सेकंड में 3 साइकिल होती है, तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होती होंगी? 1/8। तो यहां से एक बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो टाइम पीरियड के 1/, होती है। फ्रीक्वेंसी को दोस्तों किताबों में एन से भी दिखाया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों ही फ्रीक्वेंसी के सिंबल होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर टाइम पीरियड 8 सेकंड था, ठीक है, तो अगर 24 सेकंड में 3 साइकिल होती हैं तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होगी? 24 उधर जाके भाग हो जाएगा, 1/8 आंसर आएगा। और 1/, की साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब अगर टाइम पीरियड की वैल्यू 8 थी, तो 8 की जगह अगर मैं यहाँ टी पुट कर दूं तो ये 1/, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना समझ में आया? ये रिलेशन समझ में आया आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के 1/, होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक, अब सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग अगर तरंग की चाल को समझना चाहते हो तो एक तरीका तो ये किताबों वाला है और एक तरीका जो है देसी वाला है। तो मैं आपको देसी तरीका समझाने से पहले मैं आपको वेवलेंथ समझा दूं। सबसे पहले बच्चा बड़ा कंफ्यूज होगा कि सर वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखो दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का सिंपल सा लॉजिक होता है, एक बार संग पकड़ना, एक बार गर्त पकड़ना, यानी एक बार क्रस्ट और एक बार टॉप। इसमें जो भी दूरी चली जाएगी वो दूरी आपकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य। इस वक्त जो मैं हाईलाइटर से, देखिए फिर से मैं कर रहा हूं हाईलाइट, देखिएगा आप लोग, एक बार मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं, कलर मैं ले लेता हूं ग्रीन। अब आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर से? नहीं दिख रहा होगा, कोई दूसरा डार्क ग्रीन लेता हूं। क्या ये आपको दिख रहा है? तो ये वेवलेंथ होती है, ये होती है वेवलेंथ। एक क्रस्ट और एक गर्त के बाद, अब देखो आप वेव शुरू कहां से हुई? वेव शुरू हुई यहां, और एक क्रस्ट और एक टॉप के बाद कहां पहुंच गई? यहां। तो इस दूरी को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ 3 तरीके से निकलती है स्टूडेंट, एक क्रस्ट और एक टॉप भी वेवलेंथ होता है,
दो लगातार क्रस्ट भी वेवलेंथ होते हैं और दो लगातार ट्रॉफ भी वेवलेंथ होते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या इनकी लंबाइयां सेंटीमीटर में अलग होती है? नो, सेम आएगी। यानी फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, सेम आएगी। एक क्रस्ट एक ट्रॉफ भी वेवलेंथ होती है, दो लगातार क्रस्ट भी वेवलेंथ होते हैं और दो लगातार ट्रॉफ भी वेवलेंथ होती है। इतना समझ में आया? यानी वेवलेंथ को समझ लो लाइक दूरी, वेवलेंथ को क्या समझ लो? दूरी समझ लो। क्या समझ लोगे दोस्तों? डिस्टेंस। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताते हैं और वो फॉर्मूला शायद आपने अपनी लाइफ में पढ़ा हो। एक फॉर्मूला होता था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, फॉर्मूला होता था स्पीड इक्वल टू, मैथ में पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बिल्कुल, एक क्रस्ट और एक ट्रॉफ में जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा धनंजय, हाँ सेम आएगी, वेवलेंथ नहीं बदलेगी नितिश जी, दूरी नहीं। देखो वेव के केस में उसको दूरी मत बोलो, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, आप वेवलेंथ बोलो, वेवलेंथ हमेशा सेम आएगी, बदलेगी, ठीक है। सुनो, तो आप लोगों ने जनरली देखो, चाहता हूं तो मैं आप लोगों को साउंड ऑफ वेव जो है ना किताब की भाषा में भी समझा सकता हूं, ये लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत चीजें आसानी से समझाना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर यही आप, ये तो एक नॉर्मल इंसान की स्पीड की बात हुई, लेकिन अगर यही मैं वेव की बात करूं तो वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है क्या होता है? वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड को स्पीड नहीं बोला जाता, बोला जाता है स्पीड ऑफ वेव। डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं बोला जाता, वेव लेंथ बोला जाता है। वेव लेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं और टाइम को टाइम नहीं बोला जाता, वेव की भाषा में उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? वेव की भाषा में डिस्टेंस ना बोल के वेवलेंथ बोला जाता है, क्योंकि जो भी ट्रेवल करता है कण वो वेवलेंथ होता है और समय को टाइम पीरियड बोला जाता है। अब आप लोग जानते हो स्पीड ऑफ वेव क्या बनेगी भाइयों? वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं। अच्छा ये भी आप लोगों को पता होगा कि 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो आप इसको लैम्डा इंटू एन भी लिख सकते हो या लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग योर। आप फ्रीक्वेंसी को एन में मान रहे हो तो एन लिख देना, आप फ्रीक्वेंसी को अपने नोट्स में एफ में लिख रहे हो तो एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के सूचक दोनों हैं, एफ भी है और एन भी है। बात समझ में आई या नहीं आई? या आप ऐसे भी समझ लीजिए किताब की भाषा में, जैसे अगर मैं कहता हूं कि नितिश जो है वो 50 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है नितिश बताइएगा? इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर नितिश 50 मीटर दौड़े, यही इसका मतलब होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सचिन जो है 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में नितिश कितने मीटर चल रहे हैं? 10 मीटर चले हैं, यही इसका मतलब होगा। स्पीड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही तो स्पीड कहते हैं। तो अगर कोई तरंग t सेकंड में लैम्डा वेवलेंथ चलती है तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? और भैया 1 सेकंड ही तो होता है स्पीड, 1 सेकंड की दूरी ही तो स्पीड बोली जाती है, तो यह हो गया लैम्डा अपॉन टी। क्या हो गया आप लोगों का? स्पीड हो गई और वेव की स्पीड हो गई, तो वही लिखा हुआ है। तो वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला ये है, या तो आप इसको फ्रीक्वेंसी में लेना चाहो क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है? 1/t होती है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो v इक्वल टू लैम्डा n, ऐसे भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा सारा। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आप लोगों का ये कवर कर दिया, मैंने आप लोगों का ट्रांसवर्स कवर कर दिया। मैकेनिकल में मैंने आपका एक हिस्सा कवर कर दिया ट्रांसवर्स। अब मैं आता हूं लॉन्गिट्यूडनल पे। किस पे आऊंगा? लॉन्गिट्यूडनल पे। तो दोस्तों ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्रस्ट और ट्रॉफ होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं आपके संपीड़न और विरलन। इंग्लिश में बोले तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। तो बड़ा आराम से याद हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ मैंने आप लोगों को ये लिखा भी है, ये सारी चीजें मैंने एक टेबल में लिख भी दी है। नहीं याद होगा तो मैंने टेबल भी बना दी है, मतलब मेरे वर्बली सुन के अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप लोगों को टेबल भी दी गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लगा चैप्टर? पहले तो ये बताओ, बोरिंग तो नहीं लग रहा? ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर बोरिंग नहीं लग रहा है तो आगे चलते। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो हमने इससे पहले जो ट्रांसफर्स पढ़ी थी, अनुप्रस्थ पढ़ी थी, सोनी सिंह सोनू गुड आफ्टरनून, वो तो ऐसे चल रही थी 90 पे, यूं 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 यूं। लेकिन ये जो होती है ना, ये सेम डायरेक्शन में चलती है। जैसे तरंग के संचरण की दिशा देखो, ये मैंने एक डंडा खींचा, ओके, एक मैंने डंडा खींचा और ब्लैक कलर से मैं आपको तरंग के संचरण की दिशा दिखाने वाला हूं। ब्लैक कलर से, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है ये तरंग का प्रोपोगेशन है। अब अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य है, तो पता है ये ऐसे चलेगी, यूं यूं यूं, ऐसे इस तरीके से, फिर यूं 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 इस तरीके से, फिर ये ऐसे, फिर यूं। तो क्या ये लंबवत चल रही है? ये तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसी पे चपट के चल रही है। कहीं से आपको दिख रहा है कि इसमें माध्यम के कण 90 डिग्री पर जा रहे हैं? सोच के बताइएगा। नहीं ना, तो ये तो तरंग के संचरण की दिशा में ही चल रही है, जैसे वो चला 90 पे तो जा ही नहीं रहा। तो ये होती है इसकी वजह। लेकिन स्टूडेंट अब आप लोगों को मुझे समझाना है, तो या तो दो रास्ते हो, चित्र को जूम करो, तो जूम की फैसिलिटी तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। अब कोई लोग ये ना सोचे कि सर यहाँ तो 90 दिख रहा है, ये सिर्फ आपकी आंखों में नजर आए इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग की तरह, ठीक है, सिर्फ आपकी आंखों को दिखे। ये मत सोचना कि कहना कि सर यहाँ भी तो 90 दिख रहा है छोटा सा। हाँ, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा फिगर जूम कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कंप्रेशन होता है जिसको हम संपीड़न बोलते हैं, और इसमें रेयरफेक्शन यानी विरलन होता है, सिंपल सी बात। और इसमें जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा में ही गति करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होता है उसमें डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, ठीक। उसके बाद अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लो। ये देखो इस टेबल पर, इस टेबल में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो दो लगातार, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि दो लगातार क्रस्ट क्या होते हैं? वेवलेंथ। दो लगातार गर्त क्या होते हैं? वेवलेंथ। एक क्रस्ट और एक गर्त क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लगातार कंप्रेशन जिनको हम संपीड़न बोलते हैं, ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे वेवलेंथ।
लेकिन ये वेवलेंथ किसकी होती है? लॉन्गिट्यूडनल की होती है। दो लगातार रेयरफेक्शन यानी हिंदी में बोले तो विरलन किसके होते हैं? तो आप कहेंगे वेवलेंथ। एक विरलन और एक संपीड़न यानी एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन क्या होता है? वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ तीन तरीके से देखी जाती है, ट्रांसवर्स की अलग तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल की अलग तरीके, ठीक है। और दूसरी बात ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये किसी भी सॉलिड और लिक्विड की ऊपरी ही सतह पर चलती है, सरफेस पर ही चल सकती है, गहराई में नहीं चल सकती। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर चल सकती है। जैसे पानी में कभी पत्थर मार के देखना, आप देखना एकदम वेव्स फैलती हुई चली जाती है सतह पर, तो वो ट्रांसवर्स होती है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है ये तीनों जगह चलेंगी, ये सॉलिड पे भी दौड़ेंगी, लिक्विड पे भी और गैस पे भी, लेकिन सरफेस पे नहीं, ये अंदर दौड़ेगी। ये कहां दौड़ेंगी? अंदर। ये बात याद रहेगी। तो सरफेस पर चलती है ट्रांसवर्स और अंदर दौड़ती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। बाकी ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसका कोई इशू नहीं। दाब और घनत्व में परिवर्तन दोनों के लिए कॉमन है। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने ये भी आप लोगों का कवर कर दिया, ये लॉन्गिट्यूडनल भी। अब मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल का बच्चा कवर करने वाला हूं, साउंड। सर संपीड़न दो लगातार और संपीड़न विरलन में नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, सेम डिफरेंस आएगा ना। ये तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। दो लगातार सरंग हो या दो लगातार क्रस्ट हो या एक सरंग हो एक गर्त हो, ये सब वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ चेंज नहीं होती दोस्तों जब तक कि फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ना बदले। हाँ, अगर आपने उस ध्वनि की एनर्जी बदल दी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। या कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज दी तो चेंज हो जाएंगी। क्या लिख रहे हैं नितेश? अंधूरी में तो बदलेगी। अंधूरी क्या होता है भाई? अंधेरी मतलब आप समझे नहीं, आप लोग फिर एक कदम आगे दौड़ गए। अनुदैर्ध्य बोले हो, नहीं नहीं बदलेगी। सुनो सुनो भाई, सुनो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मीडियम नहीं बदला, आपकी वेव हवा में है तो हवा में ही चलती रहे, नहीं बदलेगी वेवलेंथ। लेकिन अगर आपकी वेव हवा से निकलकर पानी में चली गई तो माध्यम बदल गया। माध्यम बदल गया तो दोस्त फिर जो है आपका वेवलेंथ बदल जाएगा। हालांकि ये मुझे पढ़ाना है और ये मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप लोग रुक ही नहीं रहे, भावनाओं को रोक ही नहीं रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसा पहले वाले में समझे थे वैसे ही। या आप किसी तरीके से ऊर्जा बढ़ा दीजिए, एनर्जी बढ़ा दीजिए तो आएगा बदलाव, है ना। आगे चले, आगे चलते चले। वैसे ये टॉपिक अभी है, आप लोग इतना तेज ना भागें, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं आगे भी। तो अब हम थोड़ा सा साउंड वेव को कवर करते हैं, ये भी आप लोगों के अभी सामने आएगा, इसी क्लास में आपकी अखियन के सामने आएगा, ठीक है। तो अपन लोग थोड़ा सा बैक मारते हैं और साउंड वेव को पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। अगर कभी साउंड वेव के चैप्टर से क्वेश्चन बना तो इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको अब आप लोग जो ना हल्के में मत लेना, इसको भारी में लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम साउंड वेव पे। तो जैसे अपनी अपन लोगों की साउंड वेव क्लियर हो जाएगी फिर हम और आगे बढ़ेंगे। साउंड वेव टॉपिक थोड़ा लंबा है, आपके 20 मिनट खा जाएगा ये समझाने। तो चलिए अब हम लोग साउंड वेव पे आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के बच्चे के पास आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का बच्चा है आपका साउंड। तो देखो क्या है, जैसे ये मंदिर की घंटी या स्कूल की घंटी समझ लीजिए, ये यहाँ पर आके टकराई टन, तो माध्यम के कण इस घंटी के संपर्क में होंगे। माध्यम मतलब हवा, गैस। हवा क्या होती है? एयर गैस होती है। तो ये आपस में एक दूसरे को टकरा टकरा के वाइब्रेट करते करते क्या करते हैं? इसके कान तक ले आते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है जी ये बताओ साउंड वेव कितने तरीके की होती है। देखो मैकेनिकल के अंदर आता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आता है साउंड, और साउंड के अंदर भी आता है इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक, है ना। ब्रांचेस बनती चली जाती है। तो दोस्तों साउंड वेव जो होती है वो तीन तरीके की होती है। इंफ्रासोनिक ये हम सुन नहीं सकते, सोनिक हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। इंफ्रासोनिक हम इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अपश्रव्य होती है इंफ्रासोनिक होती है, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो इनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो हम सुन सकते हैं इनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और जो हम सुन नहीं सकते अल्ट्रासोनिक जो होती है ये 20,000 से ऊपर निकल जाती है, ये हम सुन नहीं सकते, ये हम लोग सुन नहीं सकते। आ रही बात समझ में? एक मिनट, ऑफिस से एक मैसेज आ रहा है उसका रिप्लाई कर दो। ये होती है 50 हर्ट्ज। तो जो डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते जो होते हैं, वो 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, क्या आपको पता है? और सबसे ज्यादा सुन सकते हैं चमगादड़। सबसे ज्यादा सुन सकते हैं कौन? चमगादड़ सुन सकते हैं। ऑफिस से भी कॉल मैसेजेस आते रहते हैं। हाँ भाई, इनको ही पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, बिल्कुल नितिश सही कह रहे हो। तो ये जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, इसीलिए तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग क्लास के नोट्स से नोट्स बनाए। मैंने बहुत ही वेल अरेंज किए, एनिमेशन बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, ट्रीज बनाए हैं। देखिए ट्री बनाए कि मैंने, तो ये आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अच्छा, इंफ्रासोनिक के एग्जांपल्स पूछता है, तो जो ये प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, नहीं सर ये निकलती कहां से है, मतलब पराश्रव्य तरंगे निकलती कहां से हैं, बताएंगे दोस्त, वो भी बताएंगे। आओ जरा आगे। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ज्वालामुखी फटी, मैं ज्वालामुखी के शोर की बात नहीं कर रहा हूं। जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे पहले वेव्स उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप, भूकंप आने से पहले आप बताइए चिड़िया को या डॉग्स को कैसे पता चल जाता है? क्योंकि बिकॉज दे आर गेट द फ्रीक्वेंसी, यानी जो भूकंप की फ्रीक्वेंसी होती है उनको समझते हैं, ज्वालामुखी की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। कोई उल्का पिंड आने वाला है, जमीन खिसकने वाली है, पहाड़ खिसकने वाले हैं, तो ऐसे जो वेव्स उत्पन्न होती है या सुनामी आने वाली है, उससे पहले प्राकृतिक आपदाएं से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी आप लोग इंफ्रासोनिक में डाल देना, अपश्रव्य में डाल देना, ठीक है। और ये जो आपको सुनाई दे रही है इसका तो एग्जांपल की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये श्रव्य तरंगों का ऑप्शन हो गया, तो इसको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में मम्मी पापा जिससे भी बात करें तो वो एग्जांपल किस में आ जाएगा? श्रव्य में आ जाएगा। अब मैं आपको पराश्रव्य तरंगों के एग्जांपल बताता हूं, पराश्रव्य तरंगों के। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
ठीक है, ये तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, सोनार जो होते हैं पराश्रव्य तरंगों को निकालते हैं। तो सोनार से निकलने वाली पराश्रव्य तरंगों का क्या फायदा होता है? देखो जैसे ये शिप जा रही है, अब आपने देखा होगा टाइटैनिक जहाज जो था वो नीचे बर्फ की चट्टान थी, उससे टकरा कर क्या हुआ था? टूट नहीं गया था? हीरो हीरोइन बह गए थे पानी में? नहीं, हीरोइन तो बच गई थी, हीरो मर गया था। तो या फिर समझ लीजिए आपका ये जहाज जा रहा है और नीचे दुश्मन देश का जहाज है, मतलब या जहाज है या पनडुब्बी है मान लीजिए, तो वो नीचे से रॉकेट चलाएगा, आपके जहाज को नुकसान नहीं हो जाएगा? या आप नीचे कुछ तेल वेल खोजना चाहते हैं, सोना वोना खोजना चाहते हैं, आप जहाज से जा रहे हैं, तो ये जहाज क्या करता है? एक साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम के तहत जो है पराश्रव्य तरंगों को निकालता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालता है। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे जो भी वस्तु होगी उससे टकराकर, हाँ हाँ बिल्कुल, डॉल्फिन्स भी निकालती हैं, चमगादड़ भी निकालते हैं। बिल्कुल धनंजय मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुको भाई, एक्सप्लेन करने दो, मेरा रिदम टूट रहा है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट जो। तो देखो जैसे ही यहाँ पर टकराएगी तो उसके बाद ये यहाँ से लौटेगी, ऐसे लौटेगी, और यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगा होगा उस पर जाके पता चल जाएगा कि नीचे कुछ है। तो जैसा कि धनंजय ने बताया, बिल्कुल सही बताया, डॉल्फिन्स जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें ही निकालती हैं। चमगादड़, आप लोगों को पता है चमगादड़ देख नहीं सकते हैं, बैट्स है ना, तो वो क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स, जैसे ये चमगादड़ है, ये एक चमगादड़ है, तो ये अपने मुंह से ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता जाएगा। और मान लीजिए इसके सामने कोई लट्ठा बट्ठा है या कोई दीवार विवार है, तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स उस दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी, और इसके सेंसर्स होते हैं स्किन पर, और इसको बता देगी कि आगे कुछ है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, अब मैं आपको साउंड, जो साउंड होता है इसके कुछ गुण होते हैं, वो मैं गुण आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को वेव्स के गुण बताए थे ना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? वैसे साउंड के भी कुछ गुण होते हैं। लाउडनेस, जैसे पत्नी जो है पति पर चिल्लाती है, जब आप उसको शॉपिंग ना कराओ तो फिर वो चिल्लाती है, लाउडनेस, चिल्ला चिल्ला के बात करती है। पिच, जैसे आपकी महिला मित्र कितनी सुरीली आवाज में आपसे फोन पर बात करती है, पूरा दिन बन जाता है जब वो आपसे पूछती है कि क्या खाना खा लिया, क्या भैया जी आपने खाना खा लिया है, तो कितना अच्छा लगता है ना भारत। तो वो पिच होती है। गुणवत्ता, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे पीछे भैंस रहने लगे, तो आप कह दोगे सर ये आपकी आवाज है और ये भैंस की आवाज है, तो दो अलग अलग ध्वनियों के बीच में जो आप अंतर कर पाते हैं वो टिम्बर। तीव्रता, इंटेंसिटी, ऊर्जा, आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, जब तक वो बहुत तेज चिल्लाए तो देखा शीशे भी फूट जाते हैं, एकदम कान के पर्दे फट जाते हैं, खून आ जाता है। तो इंटेंसिटी लाए ऊर्जा, है ना, तो यही बातें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ विस्तार से। ठीक, तो सबसे पहले हम लाउडनेस पे आते हैं, अपन लोग लाउडनेस को समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी आप लोगों ने कोई ऐसी एक है जिससे लता दीदी की वॉइस में पिच बहुत है, हाँ बिल्कुल वही समझाने जा रहे हैं। पिच तो सभी महिलाओं की अच्छी होती है। सुनो, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, आपने कभी किसी एप्लीकेशन पे देखा हो या रेडियो पे देखा हो, कहीं देखा हो, तो आप इस तरीके से देखते होगे साउंड को, ऐसे ऐसे कम साउंड है तो नीचे नीचे, फिर साउंड ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे होता है। आप धीमे बोलोगे तो फिर वो ऐसे ऐसे आने लगेगा, फिर आप तेज तेज बोलोगे तो साउंड ऐसे बड़ा बड़ा आने लगेगा। कभी रिकॉर्डिंग की वो वॉइस रिकॉर्डिंग, धीमे बोलना, देखो जब आप धीमे बोलोगे तो वो ऐसे चलेगा यूं यूं यूं, फिर आप चिल्लाने लगो वो यूं हो जाएगा, फिर आप धीमे बोलने लगो, फिर आप चिल्लाने लगो। ऐसा कभी आपने प्रैक्टिकली देखा है कुछ? ये वेव ही तो है सिद्धि जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी तो चलती है साउंड की। हाँ गूगल वॉइस पर देखा हो, हाँ बिल्कुल किया होगा आप लोगों ने। तो आपने देखा होगा कि जब आप धीमे बोलते हैं तो आपकी आवाज इतनी रहती है, और जब आप तेज तेज बोलते हो तो इस तरीके से। तो देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो आयाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड। और यहाँ एम्पलीट्यूड देखो कितना छोटा है भाई, जितना ऊपर जाएगा उतना एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं होता है, जितना मैक्सिमम जाएगा, मैंने यही तो बोला था, आयाम होता है। तो एक बात ध्यान रखना, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो लाउडनेस कम होगी। और जब लाउडनेस एक लिमिट के बाद बढ़ जाती है तो उसी लाउडनेस को शोर कहा जाने लगता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये एक लाउडनेस है, यही मैं और तेज चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं तो फिर आपको शोर सुना है, तो आप उसको क्या बोल देंगे? शोर बोल देंगे। आप क्या मुझे बता सकते हैं इन दोनों चित्र को देखकर कि इनमें से कौन सी फिगर जो है वो डीजे की है? बताना, सोचिए बताइए। डीजे, नीचे वाला हो गया ना सेकंड फिगर, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, लाउडनेस ज्यादा है तो उसका रीजन क्या होता है? एम्पलीट्यूड ज्यादा होना होता है। ठीक है, और एक और बता दूं, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है दो चीजें होती हैं, लाउडनेस भी बढ़ जाती है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। आप देखना डीजे की आवाज में ज्यादा एनर्जी होती है साउंड में, बशर्ते आपके मेरे बोलने में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शोर तो बढ़ता ही बढ़ता है, इस बात के साथ ऊर्जा भी बढ़ती है। हाँ तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। दोस्तों ऐसा होता है, जो लेडी होती है ना उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। अगर कोई लेडी बोलेगी तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी साउंड की वो जल्दी होगी, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं कहूं एक सेकंड में, एक मैं बोल रहा हूं एक सेकंड में, तो ये गया एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक दो और तीन, तीन। और ये किसी लड़की ने बोला एक दो तीन चार पांच छह। तो अब मुझे जरा इन दोनों में से बताना कौन सी लड़की की होगी? फर्स्ट फिगर लड़की की होगी, सेकंड फिगर लड़की की होगी, क्या होगा बताइए? तो जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस पतली होती है। अब चूंकि वो पतली है, सर सोनार से वॉइस पॉपुलेशन, नहीं नहीं सोनार वेव्स होती है ना, नहीं होता नीतीश जी, समझिएगा। जो पॉल्यूशन होता है ना, साउंड पॉल्यूशन, वो एनर्जी की वजह से होता है और एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं। समझ में आ गया? चलिए अब जैसे जो फीमेल है, मुझे तो तुम्हारा यार नितेश भाई आज आप लोग ना बहुत क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। सर एक सोनार में वॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा, अब मैं कैसे समझाऊं यार? अब आप कभी संस्कृत में तो बैठे नहीं हो, आपने कोई रेंजिंग इस्तेमाल नहीं की है। अच्छा चलो छोड़ो, आपने कभी चमगादड़ देखा है?
कभी उड़ता हुआ चमगादड़ देखा है? देखा होगा। क्या वहां जब चमगादड़ जहां उड़ रहा होता है वहां कोई शोर होता है? बहुत तेज तेज नॉइज हो रहा होता है? मैं बताऊं क्या है मिस कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठे। आप लोग फ्रीक्वेंसी को ना साउंड से लेकर बैठ गए हो। फ्रीक्वेंसी का साउंड से क्या मतलब है भाई? सुनो मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक सही सा एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या समझाऊं। देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसे चमगादड़ ने 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाली, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा क्या निकालता है? मान लो इसने 1 लाख हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी अपनी साइकिल पूरी कर रहा होगा। जो चमगादड़ का वो होगा ना फ्रीक्वेंसी, बहुत जल्दी अपनी साइकिल पूरी कर रहा होगा। लेकिन इसका मतलब शोर से नहीं है। हर्ट्ज का मतलब जो ये परास शब्द है और जो शब्द है वो फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होती है, ना कि शोर से। ये दो अलग अलग फेनोमेना है जिसको लगता है नीतीश ने एक साथ ले आए हैं। अब आई बात समझ में, है ना? तो ये जो परास शब्द होती है ये फ्रीक्वेंसी से काउंट होती है, ना कि शोर से। अब समझ में आ गया? चलो फिर ठीक है, थैंक गॉड। मैं तो एकदम बलबला गया था, मैं कह रहा था पता नहीं कैसे समझाऊंगा इस बात। ठीक, आप समझो भाइयों। तो जो लेडी होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा। तो देखो यहाँ लिखा होगा, मेल जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है कम, और जो फीमेल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। जैसे यहाँ 1 सेकंड में देखो कितना हो रहा था, इक्का दुक्का तिक्का, यानी 3। और यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6। ओह सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, इसे सही कर लेना। ठीक है, आया बात समझ? अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं नाराज नहीं होता, मेरा थोड़ा सा ये मेरा अपना ही पिच है बोलने का। बच्चों को लगता है कि जो है टीचर नाराज हो रहा है, नहीं, ये मेरे बोलने का थोड़ा सा तरीका है। मुझे कई लोगों ने बोला कि सर आप कैसे बात करते हो, मतलब दोस्त भी कहते हैं यार बात कैसे करते हो, तो वैसे लगता है लड़ रहे हो। फोन पे भी कुछ लोग, देखो अभी तो आप लोग मेरे सामने, तो मेरा हंसता हुआ चेहरा आपको दिख रहा हो। फोन पर कई बार लोग कहते हैं यार लड़ रहे हो क्या? अरे मैंने कहा भैया लड़ नहीं रहे यार, है कि नहीं? हाँ कल ये कह रहा लड़ रहे हो, मैंने कहा भैया लड़ नहीं रहे। अब हमने कहा भैया हमसे लड़कियों जैसे तो बात हो गई, हेलो कैसे हो, खाना खा लिया? मैंने कहा भैया ये तो हम पे होगी नहीं जी। नहीं मेरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कम होगा, मेरा वेवलेंथ ज्यादा होगा, मेरी आवाज मोटी है, आपकी भी आवाज मोटी है। अब एक बात बताइए जरा, एक साइकिल को पकड़िए जरा। हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा तब लगता है आप लोगों की बातों से, एक जगह मुझे बुरा लगता है। देखो क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपकी क्या बात बुरी लगती है मुझे? इस क्लास में कुछ स्टूडेंट हल्की से हल्की बात को खींचते बहुत है, चिंगम की तरह खींचते हैं। ऐसे चिंगम की तरह खींचोगे तो एक दिन ये जो दिमाग वाली हार्ड डिस्क है ना, ये फट जाएगी, ये भर जाएगी, भर के एकदम ब्लास्ट हो जाएगी। ऐसा ना करो। जो चीज आसानी से समझी जा सकती है उसके पीछे ना अकल के घोड़े दौड़ाओ ही मत। किसी ने सही कहा है, जितना पढ़ोगे उतना गौराओगे। तो ज्यादा डीप मत जाओ, अपने काम की चीज पढ़ो। अपने को क्या है, अपने को बस एग्जाम में नंबर मिले, कहानी खत्म। औरतें सुरीले बोले कि आदमी सुरीला बोले, कोई बोले, सबको जाने दो चूल्हे में, कोई मतलब नहीं। अपने को नंबर आना चाहिए, बात खत्म, है कि नहीं? हाँ लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बस और कुछ नहीं। और हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, बताओ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां लड्डू उड़ाए जा रहे हैं, लोग रसगुल्ले खा रहे हैं, और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब मुझे जरा इन दोनों फिगर में बताना वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? हाँ पड़ोसन से मिलने जाएंगे, अभी हम जाएंगे। पहले वाले चित्र की वेवलेंथ ज्यादा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया दोस्तों। वेवलेंथ ना फ्रीक्वेंसी की उल्टी होती है। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की उल्टी होती है। अरे खुद देखो, देखो ये एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो इसकी वेवलेंथ कितनी काउंट होगी? ये रेड कलर से। और जरा इसकी वेवलेंथ देखना कितनी काउंट होगी। अब बताना ब्लू ज्यादा मोटा दिख रहा है कि रेड ज्यादा बड़ा दिख रहा है? रेड ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको। यही कारण है कि जो मैन होते हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उनकी जो साउंड होती है वो चौड़ी होती है। और जो चीज चौड़ी होती है, जिसकी वेव चौड़ाई होगी वो मोटी आएगी। जो वेव चौड़ी होती है वो वेव जो होती है मोटी होती है, और जो वेव पतली होती है वो क्या होती है? तीखी होती है। हमेशा पतली चीज तीखी होती है, ध्यान रखना। अब समझ में आ गया? इन शॉर्ट आपको एग्जाम में क्या याद रखना है? औरतों की पिच हाई, आदमियों की पिच कम। जिसकी पिच हाई उसकी फ्रीक्वेंसी हाई, जिसकी पिच लो उसकी फ्रीक्वेंसी लो, बस बात खत्म। उसके आगे कुछ नहीं। हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते, बात खत्म। ठीक है, अब रही बात तीव्रता की, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता भैया, जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा जो है तीव्र, है कि नहीं? अभी जैसे मैं बोल रहा हूं और ये मैं चिल्ला के बोलूं तो आपके कानों को चुभने लगेगी आवाज, यानी एनर्जी बढ़ गई। दूसरी बात, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, डीजे की आवाज हमारे कान में चुभती है, एक नॉर्मल आवाज हमारे कान में चुभती नहीं, क्योंकि डीजे की आवाज जो होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अभी आपकी खोपड़ी पर मैं डीजे लगा दूं, बिल्कुल खोपड़ी में मतलब बिल्कुल बगल में लगा दूं, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, आपका दिल भी दुख 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 होने लगेगा। और यही मैं आपसे कहता हूं कि डीजे से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो आप देखना क्या उसकी इंटेंसिटी उतनी लगेगी जितनी बिल्कुल डीजे के बगल में बैठ के लगेगी। तो ये बातें आप लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जानते हैं, ऐसा नहीं कि इनका रट्टाफिकेशन करना है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में इसको यूज किया है। अच्छा लास्ट इसमें ये बचता है, इस पे मैंने नोट्स मैंने मतलब कोई दिया होगा, जरूर दिया होगा इस पे, हाँ दिया होगा टिम्बर पे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जब ऊर्जा ज्यादा हाई हो जाती है ना, किसी भी साउंड की ऊर्जा जब बहुत हाई हो जाती है तो वो शोर में बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा याद करना पड़ेगा शोर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा शोर का, इसमें क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सर पे कफन बांध दो और ये रट्टा मार लो। जो फुसफुसाहट होती है ना धीमे धीमे, जैसे दो लोग आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, पड़ोस में बैठी हुई औरतें जो है चुगलियां करती है ना, तो 20 से 30 डेसिबल में चुगलियां कर रही होती है। जो नॉर्मल बातचीत होती है ना, आपकी मेरी जो बातचीत हो रही है, ये 30 से 40 डेसिबल के बीच में आती है। जब तेज बातचीत होती है ना, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं शॉपिंग ना कराने पे, तो 50 से 60 डेसिबल के बीच होती है। आप जब पत्तों की सरसराहट सुनी होगी आपने, जब गांव में बैठते हैं तो दोपहरी में एकदम पत्ते हिलते हैं, ताश खेलते वक्त है, चमचमात धूप हो, सर्दी पड़ रही हो, ताश खेल रहे हो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के या नीमा के पेड़ के नीचे बैठ के, तो कितना शोर आता है? 10 से 20 डेसिबल के बीच आता है। पुलिस का सायरन हो गया, एम्बुलेंस का सायरन हो गया, 110 से 120 के बीच में ये शोर करता है।
अलार्म क्लॉक जो सुबह हमें उठाती है 80 डेसिबल का शोर करती है। फैक्ट्रियां जो होती हैं वो 100 से 110 डेसिबल का शोर करती है। और जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेते हैं ना, ऐसे जैसे दौड़ते हैं तो 10 डेसिबल का शोर होता है। जेट इंजन, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, जेट इंजन को ऊपर लिख लेना है थोड़ा सा, ऐसे 90 से 120 डेसिबल लिख देना, थोड़ा सा नीचे प्रिंट हो गया है बाय मिस्टेक, तो मैं लिख ही देता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। जेट विमान। तो दोस्तों कई किताबों में आप लोगों को ये लिखा मिलेगा कि सबसे ज्यादा शोर जेट विमान से होता है, तो वो किताबें अभी अपडेटेड नहीं है, गलत है। सबसे ज्यादा शोर जेट विमान के भी पापा के द्वारा होता है, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता है तो मैक्सिमम शोर होता है अब तक का 180 डेसिबल। इवन इससे भी ज्यादा शोर तब होगा अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से आके टकरा जाए, तो सबसे ज्यादा शोर होगा। लेकिन अभी तक तो कोई उल्का पिंड टकराया नहीं है, तो उसको आप एग्जांपल्स में याद ना करें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है, याद ही करना है, इससे बच नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन इसमें फंसता है। अब मैं आपको टिम्बर बताता हूँ, गुणवत्ता क्या होता है। भाई सिंपल सा, अगर आप दो ध्वनियों के बीच में भेद कर पा रहे हो, नहीं सुनामी इज अ डिफरेंट थिंग, सुनामी तो अपशब्द तरंगे होती है, हम लोग साउंड की एनर्जी की बात कर रहे हैं राजभूषण जी। दो अलग अलग चीजों को एक साथ मत जोड़ा करिए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे शोर वाली जो साउंड जिसको एक नॉर्मल इंसान सुन सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सुनामी में जो वेव्स उत्पन्न होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, वो तो हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है, वो हमारी श्रव्य सीमा के अंदर ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है और लाउडनेस एक अलग चीज है। अक्सर बच्चे फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस को अपने दिमाग में एक करके पढ़ते हैं, वो गलती हो जाती है। यही गलती नीतीश भी कर रहे थे ऊपर, है ना नीतीश। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं, आप एक बात बताओ, आप अपनी आंख बंद कर लो और आपके पापा बोले और आपके भाई बोले सेम फ्रीक्वेंसी से, तो क्या आप ये बता सकते हैं आपके पापा की आवाज है या आपके भाई की आवाज है? या मान लीजिए मैं बांसुरी बजाऊं या पियानो बजाऊं, तो क्या आप ध्वनियों में अंतर कर सकते हो कि ये बांसुरी की है ये इसकी है? तो जो हम साउंड्स में डिफरेंस कर सकते हैं वही होता है गुणवत्ता। सिंपल, समझ में आ गया? कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसको माध्यम चाहिए होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इन्हीं में चल सकती है। क्या ये कभी निर्वात में चल सकती है? ये निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में चल ही नहीं सकती क्योंकि मीडियम ही नहीं है। सॉलिड में ये ज्यादा अच्छी चलती है क्योंकि यहाँ माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं। देखो जैसे ये वाला कण वाइब्रेट होगा तो अपने वाले को टकरा कर वाइब्रेट कर देगा, ये अपने पास वाले को टकरा के वाइब्रेट कर देगा। लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, लिक्विड में देखो थोड़ा दूर है, इसको टकरा के वाइब्रेट करेगा तो आगे इसको एक दूरी तय करनी पड़ेगी। गैस में तो ये और दूर दूर है, तो ये से टकरा के वाइब्रेट हुआ तो इसको आगे जब वाइब्रेट करना है तो और दिक्कत हो जाएगी। अरे बात समझ में? तो इसलिए ये रीजन होता है। तो सॉलिड में जो कण होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं, लिक्विड में जो कण होते हैं वो उतने अरेंज नहीं होते, गैस में तो और भी बेकार होते हैं। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स अरेंज होते जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, वैसे ही साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। यही कारण है रेल की पटरी पर जब आप, अरे रोहित एक बात बताओ, रोहित सब छोड़ो, अभी रोहित मैंने आपको हिला दिया, झंझोड़ दिया एकदम, आपने गुस्से में आपने ठीक बराबर में खड़े हुए आदमी को झंझोड़ दिया, आपने उसने अपने झंझोड़ दिया, मतलब हिला दिया। तो क्या होता है जब कंपन होता है ना, तभी साउंड एक जगह से दूसरी तरह जगह जाता है ना। अब मैं कहता हूं कि आप इस कमरे में हो, मैंने आपको हिला दिया और आपका भाई दूसरे कमरे में, तो एक दूरी पर है कि नहीं है, तो उसको झंझोड़ने के लिए, उसमें विक्षोभ लाने के लिए आपको एक दूरी तय करनी पड़ेगी, उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी कि नहीं होगी? तो यही कारण साउंड में होता है, जितने कण पास पास होंगे उतने ही ज्यादा वो वाइब्रेशन कर पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे ना समझ में। भाई जो चीज जितनी पास होगी उतनी जल्दी उसमें वो क्या करेगी, वाइब्रेशन कर देगी। दूर है तो उसको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, इस मॉलिक्यूल को यहां तक आने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। यही कारण होता है, मैं क्या बता रहा था, अगर आप रेल की पटरी पर कान लगाकर बैठे और उस रेल की पटरी पर हथौड़ा मार दिया जाए तो आपको दो आवाज सुनाई देंगी। जैसे ही रेलवे ट्रैक पर हथौड़ा मारा जाता है, हैमर मारा जाता है, तो आप लोगों को दो साउंड इसलिए सुनाई देते हैं बिकॉज एक साउंड हवा में चलता है गैस में, और एक साउंड उस लोहे की पटरी आयरन पे चलता है सॉलिड पे। इसलिए आपको सॉलिड वाला आपके कान पर जल्दी आ जाता है, गैस वाला थोड़ी देर में आता है, कुछ नैनो सेकंड्स का अंतर होता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको दो साउंड सुनाएंगी। क्या कहते हो भैया, समझ में आई बात? ये रेल की पटरी वाली, कि ले चले आपको रेल की पटरी पर। वेद कह रहे हैं उनको समझ में, अच्छा रेल की पटरी पे ना ले जाए, ठीक। अब चलो मैं आप लोगों को मैक नंबर बताता हूं। मैक नंबर क्या होता है? देखो आपकी खोपड़ी के कोई हवाई जहाज गया हो, कोई जेट इंजन गया हो, कभी गया है? गया होगा, बिल्कुल गया होगा। तो या कोई मिसाइल गई है, तो भैया मिसाइल तो नहीं गई होगी, पाकिस्तान में तो आप रहते नहीं जो मिसाइल आपके आसपास से जाए, है ना। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, या ये जो मिसाइल्स होती है या जो एयर जेट होते हैं, ये सब ना इनकी चाल को एक चीज से डिनोट किया जाता है। जैसे हर किसी को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे सूरज को डिनोट करने के लिए सूरज है, मुझे डिनोट करने के लिए आशीष है ना। किसी नहीं, गोली मैक्स से नहीं, अच्छा गोली गई थी नीतीश के आगे से, ओ माय गॉड, नीतीश साहब तो बड़े खतरनाक आदमी, ठीक है, डाकुओं के गांव से लग रहे हो। चलो तो अब मैं बताता हूं, तो हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट के ऑब्जेक्ट की स्पीड को मैक नंबर से दिखाते हैं। अच्छा मैक नंबर कैसे निकलता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक राफेल है, ये क्या है दोस्तों, ये एक राफेल है, ये एक राफेल है, और इस राफेल का मैक नंबर कितना है जी? इस राफेल का मैक नंबर 2 है। तो आप तुरंत इसकी स्पीड बता दोगे, तुरंत कैसे? आप इस फॉर्मूले में रख दोगे, वस्तु की चाल यानी राफेल की चाल आपको तो पता ही नहीं, आप मान लो x, ध्वनि की चाल तो आपको पता है, हाँ सर हमें पता है 340 मीटर पर सेकंड होती है, और सर आपने इसका बताया इसका मैक नंबर 2 है, तो ये क्रॉस होकर इधर गुणा हो जाएगा, तो इस राफेल की आप चाल बता दोगे तुरंत 680 मीटर पर सेकंड। अब आई बात समझ में? तो इसलिए मैक नंबर यूज होता है किसी भी स्पेस क्राफ्ट या कोई सैटेलाइट हो गई या कोई पीएसएलवी जीएसएलवी हो गई, तो इन सब की स्पीड बताने के लिए मैक नंबर यूज होता है। मैक नंबर इज द एक्सप्रेशन, और मैं अगर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, अगर आप किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज द
एक्सप्रेशन मतलब एक तरीके से इसको व्यक्त करना। तो मैक नंबर जो होता है वो स्पीड बताता है ऑब्जेक्ट की। नहीं यूनिट नहीं बोलोगे, यूनिट नहीं बोलोगे, नहीं यूनिट नहीं बोलोगे। एक तरीके से नाम, जैसे किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, स्पीड, वेलोसिटी, जैसे ऐसे समझो। अजहर दौड़ा तो कहलाएगी अजहर की स्पीड, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट भागी तो वो मैक नंबर से दिखाई जाएगी। क्लियर? एक क्राइटेरिया होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का। तो अगर मैक नंबर 1 से कम है तो वो सबसोनिक है। अब समझिएगा, जब आप लोग मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक मिसाइल है, उसकी मैक नंबर नहीं बोलता हूं मैं, आपसे बोलता हूं वो सबसोनिक मिसाइल है, तो आप तुरंत समझाओगे अच्छा सबसोनिक मिसाइल है यानी उसकी स्पीड साउंड से कम हो। अब मैं आपसे लोगों से बोलता हूं मेरे पास एक मिसाइल है, उसकी मैक नंबर ट्रांसोनिक है, तो आप कहोगे अच्छा सर के पास जो मिसाइल है वो ट्रांसोनिक है, अगर उसका मैक नंबर 1 है तो एक आंसर तभी आता है जब x/x हो, सेम कटे तभी एक आंसर आता है कि नहीं आता है? तो आप कहोगे अच्छा यानी सर के पास जो मिसाइल है ना उसकी स्पीड साउंड की स्पीड जितनी होगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मिसाइल है जिसका मैक नंबर 3 है, तो आप समझोगे अच्छा सर के पास एक मिसाइल है जिसकी स्पीड ना साउंड की स्पीड में 3 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी। अब समझ में आई बात या भी नहीं आई? तो एक तरीके से ये स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट्स वगैरह की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, साउंड की स्पीड में एक बात बता दो, साउंड की स्पीड फिक्स नहीं होती है दोस्तों। साउंड की स्पीड 330 से लेकर 346 तक होती है कुछ भी। अब आप कहोगे सर ये अलग क्यों होती है? भाई ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एयर में साउंड की स्पीड अलग अलग इसलिए होती है टेम्परेचर पर, जो जो टेम्परेचर बढ़ता है साउंड की स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, कभी एक जैसा रट्टा मार के बिल्कुल मत बैठ जाना। हाँ बिल्कुल, साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे चलें। हालांकि ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैंने बस आपको उनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया और कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों को साउंड का रिफ्लेक्शन बताता हूँ, शायद लोगों ने इसे प्रैक्टिकली किया भी हो साउंड के रिफ्लेक्शन को, या क्या पता ना भी किया हो। भैया देखो, साउंड आया, एक सतह से टकराया और टकरा के लौट गया, दिस इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो कुछ मजनू टाइप के लोग होते हैं, वो चिल्लाते हैं अपनी प्रेमिका का नाम चिल्लाते हैं, कहते हैं प्रेमिका, तो देखना वो आवाज वापस लौट कर आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? हाँ इको बीको तो बताएंगे, इको उसका सब गुण है सचिन जी, ये रिफ्लेक्शन है। इको पे तो बाद में आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए? रिफ्लेक्शन। सिंपल, साउंड का एक सरफेस से टकराना और वापस लौट आ जाना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। कोई दिक्कत? सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी सरफेस से टकराया वापस आके लौट गया, रिफ्लेक्शन बोल दिया, कहानी खत्म। अब इस रिफ्लेक्शन के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आती है भैया इको और एक आती है रेवर्बेशन। तो मैं आप लोगों से, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी भाषी बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि बस इको को इंग्लिश में लिखना और रेवर्बरेशन को भी इंग्लिश में लिखना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अलग अलग किताबों में इनकी हिंदियां गलत दी, इवन गूगल में भी इनकी हिंदियां गलत दी। कई किताबों में रेवर्बरेशन को गूंज कह दिया, कई किताबों में इको को गूंज कह दिया, तो हिंदी में बड़ी गलती है, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन ठीक है, तो सिर्फ दो बातों को इंग्लिश में पढ़ना, वो तो आप पढ़ ही लोगे भाई। अपनी महिला मित्रों को भी तो आप इंग्लिश में बेबी बोल देते हो, तो जब वहां बोल देते हो तो यहाँ भी दो बातें इंग्लिश में पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? है ना, कुछ नहीं, दो बातों को पढ़ लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी जिंदगी में, और क्या चाहिए। तो दोस्तों इको और रेवर्बरेशन को मैं आपको बड़े आसानी से समझा दूं। ठीक है, सीधी देखो वही बात कर दी ना आपने बच्चों वाली। मैंने बोला ना अभी सिर्फ इको, नो गूंज, नो पूंज, नो पूंज, कुछ नहीं, सिर्फ इको। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं भी जन्म से कंफ्यूज हूं कि किसको गूंज कहते हैं, किसको प्रतिध्वनि कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश में याद रहता है ना। तो आई एम ऑल्सो कंफ्यूज एंड यू ऑल्सो कंफ्यूज। तो छोड़ दीजिए उस कहानी को, बस अंग्रेजी में सुनो। तो ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ना, ये चित्र आपको सब समझा देगा व्हाट इज इको और व्हाट इज रेवर्बरेशन। देखो एक आदमी चिल्लाया, जैसे ये देखो मंच पे एक अभिनेत्री अभिनय कर रही है, कोई नाटक है, और ये दर्शक है। तो अगर साउंड सीधा जाता है और लौटता है तो दिस इज इको, और यही साउंड अगर चारों दिशाओं से टकराकर फिर इनके कान पर आता है तो ये रेवर्बरेशन हो गया। बस हो गई कहानी खत्म। नहीं वेद, मैंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो इको, और अलग अलग दिशाओं से टकराकर लौटकर आपके कानों पर पड़ रहा है तो रेवर्बरेशन। सिनेमा हॉल में अगर आप गए या किसी में गए तो सामने से अगर आवाज आपके कानों तक आई और लौट गई है टकराकर, तो वो इको होगा, और सभी दिशाओं से टकराकर आ रही है तो वो रेवर्बरेशन होगा, कहानी खत्म। उससे ज्यादा समझना ही नहीं, ज्यादा जान देनी नहीं है। फिर आप लोग वही काम कर रहे हो, एक हल्की सी चुन्नू सी बात को चिंगम की तरह खींच रहे हो। डायरेक्ट आए इको, चारों दिशाओं से आए रेवर्बरेशन, कहानी खत्म और कोई मतलब नहीं। ठीक, आप समझो इको पर क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए किसी भी चीज में अगर आपको इको करानी ना तो उनके बीच एक मिनिमम डिस्टेंस लेनी जरूरी है। अगर मैं इस टीवी को और इस दीवार को, बताइए अगर मैं 15 सेंटीमीटर पर रख दूं तो क्या इको होगा? क्या साउंड यहां से टकराकर लौटेगा? नहीं, कम से कम 16.5 मीटर चाहिए ही चाहिए, ज्यादा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नॉर्मली क्या कह रहे हो सर, देन हम नॉर्मली बात करते तो वो इको क्या हुआ? जब मैं आपसे राजभूषण बात करूं तो आपके तो कान पे टकरा गया ना, लौटा थोड़ी। किसी चीज से टकराकर लौटना चाहिए। आपने तो सारे मायने ही बदल दिए। रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन के अंदर ये दो चीज आती हैं, समझो साउंड आया, टकराया, लौट गया, इको। और साउंड यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, तो रेवर्बरेशन। क्या हो रहा है आप लोगों को? इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब समझ में आ गया? गुड। और इस पे ना सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो दो क्वेश्चन सुन लो कौन से। अगर आपको इको कराना है ना तो सिंपल सी बात है, आपको सोर्स को और रिफ्लेक्शन सरफेस को कम से कम 16.5 दूरी तो देनी ही पड़ेगी, 16.5 मीटर दूरी देनी ही पड़ेगी। अगर आपने इसकी दूरी 15, 14, 13 कर दी ना तो साउंड जो है टकराकर वापस नहीं आएगा। हाँ ज्यादा चाहे कितनी कर दो। आप कहोगे क्या मैं इसको 17 कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। 18 कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। क्या मैं इसको 19 करता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर हुई बात?
तो दो बातें यहां पर आती हैं कि साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए कम से कम दूरी कितनी चाहिए होती है। कई बुक्स में आपको 16.5 भी मिलेगी और कई बुक्स में आपको ये 17 मीटर भी मिलेगी। वो दोनों सही आंसर है, थोड़ा बहुत दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी साउंड आपके कान के लिए कितनी देर के लिए सेंसिटिव होता है, इतने सेकंड के लिए सेंसिटिव होता है। 0.1 का मतलब होता है 1/10 सेकंड। यानी कोई भी साउंड हमारी आंख पर कितनी देर के लिए रुकता है, 1/10 सेकंड के लिए हमारे कान पर रुकता है। मैंने गलती से आंख बोल दी, बोर आ गया मैं। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों का कवर कर दिया। क्या आओ जरा पीछे बता देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आप लोगों का कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया। यानी कुल मिलाकर आप लोगों को, अपन लोगों का मैकेनिकल कवर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पढ़ने। किसको पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पढ़ने। ठीक है, जिसके लिए माध्यम हो या ना हो ये चलेगी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने तरीके की होती है? 7 तरीके की होती है। ये देखो फिगर दिख रही है, 7 तरीके की होती है। ठीक है, अब मुझे जरा देख के बताओ, नीचे है गामा, ऊपर है रेडियो वेव। बताना जरा किसकी वेवलेंथ आपको इस चित्र में ज्यादा दिख रही है, सोच के बताना जरा। चित्र को देख के बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा दिख रही है। बहुत बढ़िया, रेडियो की। गुड, बहुत बढ़िया। तो सही बात है भैया, रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा है, यानी वेवलेंथ इसकी ज्यादा होगी। अच्छा, अब जरा इन दोनों में से देख के बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। नीचे गामा को देख के बताओ, ऊपर रेडियो को देख के बताओ। फ्रीक्वेंसी जो बहुत जल्दी जल्दी होगा, गामा की ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देख लो, अब आज तक आप इन चीजों को रट्टा मारते थे, अब देखो आप खुद चित्र को देखकर आंसर लगा रहे हो। अब आपको पता है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना तीखापन और उतना ज्यादा एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देख के बताना इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। भाई एनर्जी ज्यादा, देखो एक तरफ चलिए यूं यूं, ऐसे देखो एक तरफ चलिए यूं यूं यूं, और एक चलिए बहुत तेजी से यूं यूं, बहुत जल्दी जल्दी, एक सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी ऊपर ब्रस्ट और टर्न कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। तो गामा की होगी ना। तो यस, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है दोस्तों, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ये 3 बातें याद कर लेना, बस काम हो जाएगा आपका। और आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी का उल्टा भी वेवलेंथ होता है, एनर्जी का उल्टा भी वेवलेंथ होता है। ठीक, चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। इनमें जो चुटमुट चुटमुट क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है उनको देखते हैं। आ जाओ जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को माध्यम नहीं चाहिए, बता दिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं क्योंकि ये निर्वात में चल सकती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। ठीक है, ये निर्वात में चल सकती हैं, और जब ये निर्वात में चलती हैं तो इसकी गति कौन सी होती है? आप मुझे बताइए प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की गति, जो सूरज की लाइट होती है, सनलाइट, उसकी गति वैक्यूम में क्या होती है? जल्दी से बताइए। तो प्रकाश की गति वैक्यूम में ये होती है दोस्तों। तो जो प्रकाश की गति होती है वही सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति होती है। से लिखा हुआ है, ये सारी तरंगें निर्वात में प्रकाश की गति से चलती हैं। अगर मैं सारी तरंगों को वैक्यूम में ले जाऊं, गामा हो गई, रेडियो हो गई, इंफ्रारेड हो गई, या अल्ट्रावायलेट हो गई, इन सभी को अगर मैं वैक्यूम में ले जाऊं तो ये सब किससे चल रही होंगी? 3 × 10⁸ से। ठीक, क्लियर? इनकी खोज किसने की? हेनरी हर्ट्ज ने की। ये कैसी होती है? नेचर में ट्रांसफर्स होती है, यानी इनके अंदर सुरंग और गर्त आते हैं। अगर यहाँ लॉन्गिट्यूडनल लिखा होता तो इनके अंदर क्या आ रहा होता? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आ रहा होता, यानी संपीड़न और विलयन आ रहा होता। ठीक है, इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, बताई दी भैया ऑलरेडी। और क्या? अच्छा, दे कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीडेटिंग ईच अदर। यानी अगर कहीं से भी कोई भी, क्या लिखा हुआ है, इनमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर 90 पर दोलन करते हैं। ये आप इस चित्र से समझिए। जैसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, एक थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ ब्लैक, और इसका साइन कर देता हूँ मोटा ब्लैक। देखो ये आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हुई दिख रही है ब्लैक कलर से। देखिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन खींची है, ये आपको कौन सी दिख रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख रही है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट्स जहां से भी निकलती है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करती है। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। आपको देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का तीर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तीर है। देख के बताना इनमें कौन सा कोण दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का। चाहे कुछ भी उठा लो, इसको उठा लो, इन दोनों में देख के बताइए कितने डिग्री का कोण दिख रहा है? 90। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हिंदी में बोले विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 पर होती है। सिंपल है, कुछ नहीं, 90 याद रखना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये देखिए विजुअल लाइट। विजुअल लाइट देखिए कहां पर है विजुअल लाइट? ये विजुअल लाइट। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो टोटल 7 होती है, गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ठीक है, तो ये जो विजुअल लाइट होती है ना, तो इसकी वेवलेंथ बहुत पूछता है एग्जामिनर। मैं आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। हाँ बिल्कुल राजभूषण जी, इसीलिए तो मैं ये बोलता हूँ बच्चों से कि मेरे वाले नोट्स डाउनलोड करो भाई। मैंने मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, चार्ट लगाए हैं, एनिमेशन लगाए हैं, है ना। हाँ इसीलिए बोलता हूँ, फायदा उठाओ भाई हमारे एक्सपीरियंस का, हमारी मेहनत का। पैसा दिया है तो कुछ स्मार्ट काम करो। कोई बच्चे कहते नहीं सर हम बायजूस वाली डाउनलोड करेंगे। अमा यार, पैसा खर्च कर रहे हो तो ताजा खाना खाओ, ताजा ज्ञान लो, काय पास ज्ञान के पीछे भाग रहे। अच्छा कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, वो प्राणी ऐसे तो कहते सर हम आपके भी नोट्स बनाएंगे और सर हम बायजूस के भी नोट्स बनाएंगे। मैंने कहा अबे भैया क्या पूरी जिंदगी पढ़ी है तुम्हारे पास कि साइंस ही पढ़ते रहोगे, कुछ और नहीं पढ़ना क्या? या नौकरी को पढ़ते ही रहोगे 7-8 साल तक नोट्स ही बनाते रहोगे, फिर शादी कब करोगे? शादी की उम्र निकल जाएगी, फिर भागोगे। फिर हम आप लोगों को ये भी बताएंगे, ये भी पढ़ाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना। तो हम यार स्मार्ट पढ़ो, काहे इतने सब चीजों के पीछे पड़े हुए हो? हाँ अरे रुको भैया, कितना फोन आता है हमारे जान को। अब बताइए अनअकैडमी में नौकरी छोड़े हुए हमको, मई से हम यहाँ पर है बायजूस में। कितना हो गया मई से अभी तक? जनवरी में हो गया होगा 8-9 महीना। अनअकैडमी से कॉल आया कि सर आपके ना कोर्सेज को स्टूडेंट्स के द्वारा मोस्टली लाइक किया गया है, तो हम आपको ट्रॉफी भेज रहे हैं। अब बताओ भैया हम क्या करेंगे ट्रॉफी का?
भेजते हो तो 1000-2000 रुपया भेज दो, जो हम शॉपिंग वॉपिंग कर ले, चाट पकौड़ी खा ले, ट्रॉफी का हम क्या करेंगे बताओ? नौकरी छोड़ने का ट्रॉफी भेज दे। नौकरी करते करते तुमको इज्जत नहीं रहती टीचर की। हालांकि अब तो टीचर एक ऐसा समुदाय हो गया उसकी इज्जत है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट थोड़े बहुत दे देते तो दे देते, ना तो फिर कुछ बचा नहीं। स्टूडेंट से ही थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, वो भी 100 स्टूडेंट देते हैं, एक उतार जाता है। पूरे महीने में एक आधा स्टूडेंट ऐसा आता है वो इज्जत उतार के चला जाता है। लेकिन 100 में से एक की बात करो निशांत, मैं सबकी नहीं कर रहा हूं। तो आजकल ना अभी अब खुद सोचो। अच्छा निशांत एक बात बताओ, थोड़ा सा व्यक्तिगत बात करते हैं। अभी निशांत किसी शादी में जाएंगे, निशांत कहेंगे आई एम द एसडीएम ऑफ दिस स्टेट या दिस जिला या जो भी बोलेंगे, एक अलग प्रभाव पड़ेगा। हम जाके बोलेंगे कि मैं आशीष में टीचर हूं, तो कहेंगे ओ भैया जा उधर बैठ जा, उधर जाके पी ले, वो पानी पी ले। और निशांत के लिए क्या होगा, एकदम कोल्ड ड्रिंक आएगी। अरे सर एसडीएम साहब आए, 4 लौंडे इधर घूम रहे होंगे, 5 उधर घूम रहे, बात तो है, समझ रहे हो ना? तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, उस चीज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और हमें बड़ा सुकून मिलेगा, हमें बड़ा सुकून मिलेगा। नहीं 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 नहीं, आपको क्या लग रहा है, आप जब सिलेक्ट होंगे तो क्या खुशी नहीं मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी, चिंता मत करिए, बहुत खुशी मिलेगी। दावत पानी कर देंगे, मिठाई मिठाई खिला देंगे तो और मजा आ जाएगा जीवन में, है ना? तो खुशी तो मिलती है, क्योंकि ये आप लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत है, ऐसा नहीं है। मेहनत तो हमारी भी है दोस्त। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो खून पसीना तो हम भी, हालांकि वो बात अलग है कि हमें सैलरी मिल रही है, हाँ वो बात अलग है कि हमें अभी तुरंत हर महीने के एंड में इस काम की सैलरी मिल जाती है। देखिए अगर 100 में से 99 बच्चे इज्जत करते हैं इस प्रोफेशन की, एक बच्चा कोई आ जाता है गड़बड़, बाकी तो चलो ठीक है, मिट्टी डालो उसमें। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ना हॉस्पिटल्स में हरे कलर के पर्दे वर्दे लगाते हैं, घरों में हरे कलर के पर्दे लगाते हैं। पता है उसका कारण क्या है? हमारी जो आंखें सबसे अच्छी कंफर्टेबल होती है ना, वो 550 नैनोमीटर के लिए होती है। बिल्कुल नितीश। तो ये 550 होता है, 400 और 750 के बीच में आता है। अच्छा मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, अभी जब आपका कल ही आएगा शायद वो लाइट का चैप्टर, कल आएगा, हाँ लाइट का चैप्टर, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये विवग्योर में टूटता है, वॉयलेट विवग्योर में आपको बताऊंगा, रेड येलो ग्रीन वो सब पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल इसको इतना ही पढ़ो अपने मतलब का, कल वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सावधान करता हूँ। अक्सर एग्जाम में जो है बच्चा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? हाँ जी, ये क्रोमा के लिए लगाया जाता है कि कुछ नाम जो होते हैं वो बड़े मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि पप्पू को ले आओ तो आप पप्पू को ले आते हैं क्योंकि नाम उनके मिल रहे होते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी साथ होती हैं, लेकिन उनके कुछ जुड़वा भाई होते हैं जिनकी जैसे कैथोड रेज, कई बार बच्चा जो है ना लगा देता है बिंदास, ले कैथोड रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैनल रेज, अल्फा बीटा, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ही, लेकिन बच्चा जो है जोश जोश में अल्फा को भी लगा देता है, साउंड को। अब अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, पराबैंगनी, लेकिन बच्चे जो है ना जल्दबाजी में, क्योंकि उन्हें तो जल्दी है ना, पेपर देकर उन्हें अपनी महिला मित्र से मिल जाए, वो अल्ट्रासोनिक को भी लगा देते हैं। तो ये मैंने 6 एक ऐसे नाम बताए हैं जिनको जल्दबाजी में बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एग्जाम में आंसर लगा देता है। तो सावधान, होशियार, इनको लगा मत आना, ठीक है? इसलिए पहले ही मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का साउंड एंड वेव चैप्टर खत्म हुआ। अब आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट रट्टा मारने हैं। मैंने एक लिस्ट दी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। रट्टा मतलब आपको याद करना है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। जैसे अमीटर इलेक्ट्रिसिटी को नापता है ना? बोरोमीटर वायुमंडल का दाब नापता है ना? ये सब। कैलोरीमीटर हीट को नापता है, ये देखो। डायनामो जो होता है वो एनर्जी को चेंज करता है ना? तो ये लिखा है। क्रोनोमीटर जो होता है वो शिप्स में लगा होता है। तो ये आप लोगों को खुद याद करने, इसमें मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बताना। जैसे हाइड्रोमीटर पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापता है, हाँ ये सारी बात। लैक्टोमीटर दूध के अंदर प्योरिटी को नापता है। तो प्लीज इनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फंसाता है। तो मैंने आपको ज्यादा नहीं दिए हैं, मैंने आपको लगभग 30 या 35 के करीब दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ना मत, ठीक है? थोड़े ज्यादा भी हो जाएगा, 50 भी हो जाए तो भी माइंड मत करना, इन्हें याद कर लेना। चलो तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दे दनादन लग जाइए। अब जो बच्चे कह रहे थे ना शुरू में कि सर हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, अब हम देखते हैं किसका आंसर नहीं आएगा। बताओ, ये जो इको होता है उसके लिए जो साउंड का टाइम होता है वो कितना चाहिए होता है? कम से कम 0.1 सेकंड बताया था कि नहीं बताया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने देखो, आने लगे आंसर, खटाखट आंसर आ रहे हैं। जो साउंड होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, पोलराइज्ड, कैसा होता है साउंड? तो साउंड भाइयों हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। बहुत बढ़िया। मनुष्य की सुनने वाली क्षमता इस रेंज में आती है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है। मनुष्य की सुनने वाली क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है। ओके, आगे साउंड किसमें अधिक होगा? आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा सॉलिड में साउंड होता है। इन चारों में से देख के बताना सॉलिड क्या है? एयर सॉलिड है, वाटर सॉलिड है कि स्टील सॉलिड है? स्टील सॉलिड। गुड। वैक्यूम में तो ये चलेगा ही नहीं महाराज, जो बच्चे वैक्यूम बताएंगे वो तो सब घोर पापी होंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज 5 स्टार रेटिंग कर दिया करो यार, है ना? हमारी भी रैंक बनती है मंथ के एंड में, रैंक में थोड़े से तो नंबर हो जाए। 5वीं रैंक पर आ रहे, कब मैं कब वो दिन देखूंगा जब मैं पहली रैंक पे आऊंगा। हाँ, पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन रैंक बनती है यार, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कब हम बच्चों की पहली पसंद बनेंगे, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है जी। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। और एक बात ये भी है कि मेरा सब्जेक्ट भी थोड़ा सा कठिन होता है। देखो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी भी कठिन होता है दोस्तों, हिस्ट्री हो गई, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हमें सुनने में जानने में बड़ा मजा आता है उन चीजों को। पॉलिटी हो गई, संविधान वगैरह को जानने में बड़ा मजा आता है, कानून वगैरह को। लेकिन दोस्तों ये बड़ा बोरिंग हो जाता है साइंस, और हैवी टिपिकल चीज। तो बताओ 100 डेसिबल का शोर कहाँ होता है? तो कारखानों में होता है। कारखानों में, सॉरी ऊपर गलत लग गया, कारखानों में होता है, कारखानों होता है, गलती से लग गया। देखो मैंने ये डेसिबल के शोर आप लोगों को दिखाए थे, देखो कहाँ दिखाए थे? अच्छा नितेश भाई थैंक यू, कहीं तो दिखाए थे ना मैंने। ये देखो ये देखो ये देखो, कारखाना मैंने कितने से कितने के बीच लिखा है? 100 से 110 के बीच लिखा है कि नहीं लिखा है ना?
अच्छा ये बताओ, मनुष्य की श्रव्य क्षमता कहां तक है, मतलब कहां तक वो इरिटेट नहीं होगा। अगर किसी वॉइस का शोर 80 से 85 डेसिबल तक है तो मनुष्य इरिटेट नहीं होगा, लेकिन जैसी साउंड इससे ऊपर जाने लगता है ना, लाउडनेस, ये लाउडनेस को दिखाता है। लाउडनेस बोलिए या नॉइज बोलिए, एक ही बात है। तो फिर उसको, मनुष्य को इरिटेशन होने लगती है। आगे, स्त्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका पिच कैसा होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, उनका पिच हाई होता है। पिच हाई मतलब फ्रिक्वेंसी हाई। राज मोनिका जी, आज आपकी पहली क्लास थी, कितना समझ में आया बताइए जल्दी से। सोनार किस पे काम करता है? मैंने बताया था ना एग्जांपल, सोनार हो गया, गाल्टन की सीटी हो गई, या सोनोग्राफी जो होती है बच्चे की धड़कन वड़कन चेक करने के लिए जो सोनोग्राफी होती है, ठीक है, तो ये होता है अल्ट्रासोनिक। हालांकि कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं वो मक्कार टाइप के होते हैं, गद्दार टाइप के होते हैं, वो लड़का लड़की भी बता देते हैं, वो गलत होते हैं। हर्षा जी, अगर वैसे एक बात, शोर वाली गली कोई एक प्रॉपर ऑप्शन ही नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ शोर वाली गली कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ कि आखिर उस गली में कैसा शोर हो रहा है वो तो बताना है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि भिंडी बाजार टाइप का, कि आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पर जो है लोग बुला बुला के सामान बेच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो उसका शोर जो होगा वो आपका, हाँ जैसे सब्जी मंडी हुआ तो 80 to 85 डेसिबल तक जाए, है ना। मछली बाजार हो गया ऐसे। अच्छा, सुनने के लिए आप कम से कम कितनी दूरी रखना चाहेंगे? तो सुनने के लिए कम से कम मिनिमम दूरी जो हम रखना चाहेंगे, अच्छा वेद आप लखनऊ के हैं, अमीनाबाद, हाँ अमीनाबाद में गया हुआ हूँ, तो 16.5 मीटर, 165 मीटर भी नहीं, और फिट में तो हमने निकालेंगे, तो हमने तो मीटर में सॉल्व किया था। दोस्तों आगे, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अब देखो यहाँ बच्चा फंसा जाता है, कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं? अल्फा। अब लोगों को लगता है गामा होती है, तो अल्फा भी होती होगी। तो मैंने वो 6 आपको नाम बताए थे ना भैया वाले, जहां मैंने बोला था सावधान हो जाओ, ये जुड़वा भाई होते हैं। अच्छा, त्रिवेणी नगर से हो? अच्छा, तो त्रिवेणी नगर कहाँ है? त्रिवेणी नगर लखनऊ में तो है त्रिवेणी नगर भी। तो अमीनाबाद जाते हो ना घूमने, शॉपिंग कराने, अपनी महिला मित्र को ले जाते होगे, है ना। वहां पर एक वो भी देता आइसक्रीम, हमने खाई थी आइसक्रीम, बहुत बढ़िया आइसक्रीम थी। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, 2 लगातार क्रस्ट बोले तो सरंग, और 2 सक्सेसिव ड्रॉप यानी गर्त, इसको आप क्या बोलोगे? आयाम, तरंग, आवर्ती, क्या बोलोगे? आप मुझे बताओ ईमानदारी से, आज 90 मिनट का लेक्चर सुनने के बाद आप अपने पिछले 5 साल से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल हलवा बन गया आप लोग। हाँ, प्रकाश कुल्फी वाले हैं, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों ये वेवलेंथ होता है, ये क्या होता है? वेवलेंथ। आगे चलते हैं, नॉइज को किस में हम दिखाते हैं? नॉइज की यूनिट क्या होती है? तो डेसिबल होती है। ये तो बिल्कुल चुन्नू टाइप का क्वेश्चन, ये तो कोई भी बता देगा। हमारे पड़ोस में जो आंटी जी रहती है वो भी बता देंगे इसको। हाँ अच्छा रोहित जी, थैंक यू, वो भी बता देंगे इसको। ओके, ये भी मैंने आपको आज बताया था, 400 से 750 के बीच बताया था। अंतर इतना है कि बस यहाँ 750 ना लिख के 700 लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो एक बात हो, अगर मैं पैंट सिलवाता हूँ, मेरी पैंट सिलवाने में 10 मीटर कपड़ा लगता है, तो अगर मैं 12 मीटर खरीद के ले आऊंगा कपड़ा, क्या मेरी पैंट नहीं सिलेगी? समझ रहे हो? तो 750 तक अगर ये रेंज जाती तो 700 तो अपने आप चली गई ना ऑलरेडी। तो ये हमारी विजुअल लाइट होती है। कुछ बच्चे कहते हैं, इससे पहले एक बैच में पढ़ा रहा था, बच्चे कह रहे कि सर आपने तो 750 लिखवाया था, यहाँ 700 लिखा है। अरे तो दोस्त थोड़ा कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है उससे, है कि नहीं है? तो एक से एक बच्चे आते हैं, कुछ पापी होते हैं, कुछ इनोसेंट होते हैं, कुछ मासूम होते हैं, उनके क्वेश्चन ही इतने मासूमियत भरे होते हैं। तो साउंड की स्पीड जो होती है वो 330 मीटर पर सेकंड से 346 तक जाती है, कई बार तो 350 तक भी जाती है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं। तो इस रेंज में कौन सा डेटा आ रहा है? इस रेंज में बस यही डेटा आ रहा है, लगा दो इसमें, चिड़िया बैठा दो, नंबर मिल जाएगा। ओके, टेलीकम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल होता है? जो आप अभी बात करते हो ना अपनी महिला मित्र से फोन पर, तो उसमें कौन सी वेव इस्तेमाल होती है? तो उसमें माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव ना 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 ना, इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड नहीं, माइक्रोवेव। अभी जब आप लोग फास्टैग लेके गाड़ी निकलते हो ना, तो फास्टैग अपने आप कटता है, तो उसमें इंफ्रारेड यूज होती है। आप घरों में जो टीवी रिमोट इस्तेमाल करते हो उसमें 2 तरीके की वेव इस्तेमाल होती है, या तो इंफ्रारेड या रेडियो। इंफ्रारेड रेडियो, सॉरी रेडियो कह रहा हूं, रिमोट, रिमोट में यूज होती है, रेडियो भी यूज होती है, दोनों यूज हो जाती है, डिपेंड करता है रिमोट किसका है। अगर आपके घर के टीवी का रिमोट है तो इंफ्रारेड, और अपने फौजी भाइयों का अगर है तो रेडियो, डिपेंड करता है कि वो रिमोट किस पर बना। ओके, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ओके, पिच, फिर वही पिच, लो जी फ्रीक्वेंसी पे करता है, बंद करो कहानी। एक ही बात को कितनी बात पूछेगा एग्जामिनर। तो स्टूडेंट्स कल हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर के लिए कमर कस के आना, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अब कल मुलाकात करेंगे 2 बजे, और 2 बजे से 3:30 बजे तक इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब मैं खाना खा लेता हूँ, भूख लगी बहुत तेज, आप लोग भी खाना खा लीजिए।